सर में और नौसिया वोमिटिंग कर सकता है, और फ्रैक्चर अब होते नहीं है। फ्रैक्चर अब नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्यों? मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं, स्टिफनिंग होगी नहीं ज्यादा, तो फ्रैक्चर के चांसेस सब साइड हो गए। इसके अलावा ड्रग्स कौन सी देते हैं? 3 तरह की ड्रग्स देते हैं, एक एंटीकोलिनर्जिक देंगे, एक सेडेटिव देंगे, और एक मसल्स रिलैक्सेंट देंगे। तो एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन सल्फेट यूज करते हैं 0.6 mg। 0.6 mg अगर आईएम दे रहे हैं तो 30 मिनट्स पहले देना है, आईवी दे रहे हैं तो तुरंत देना है, और ये सिक्रेशंस कम करता है, ब्रेडिकार्डिया होने से रोकता है। 2 काम है, एक सिक्रेशंस कम करना, एक ब्रेडिकार्डिया। जब पेशेंट को सेडेशन दिया है और कन्वर्जन्स आ रहे हैं, ईसीटी दी है, तो ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस है, तो ये ब्रेडिकार्डिया होने से भी रोकता है और पेशेंट के सिक्रेशंस कम करता है, जिससे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम हो जाती है। रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम हो जाती है। अगर एट्रोपिन नहीं है तो इसकी जगह ग्लाइकोपाइरोलेट यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज करते हैं? ग्लाइकोपाइरोलेट। एट्रोपिन की जगह ग्लाइकोपाइरोलेट भी यूज कर सकते हैं। दूसरी ड्रग्स सेडेटिव एंटी एंजाइटी बोल सकते हो, थायोपेंटल सोडियम देते हैं। थायोपेंटल सोडियम 2 to 5 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट देते हैं, और ये पेशेंट को सुला देगा, एंजाइटी कम करेगा, नींद नींद नींद, बेहोश हो जाएगा, सो जाएगा है। तीसरी ड्रग मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग है, सक्सिनाइल कोलिन का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी किसी भी पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेंट देते हो, हमारी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असेस द रेस्पिरेटरी रेट। आपको देखना है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के लिए असेस करना है। क्या करना है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के लिए असेस करना है। तो खास बात याद रखना है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी को असेस करना है। ये कहीं भी जहां भी मसल्स रिलैक्सेंट का इस्तेमाल होगा, उस हर सिचुएशन में तुम्हारी जिम्मेदारी यही है, रेस्पिरेटरी रेट को असेस करना है। तो 3 तरह की ड्रग हो गई। अब बताओ सीक्वेंस क्या रही? एटीएस याद रख लेना का, एट्रोपिन, थायोपेंटल, सक्सिनाइल कोलिन, इस सीक्वेंस से ईसीटी में ड्रग्स दी जाती है, और ये एनेस्थीसिया और सेडेशन की ड्यूरेशन को कम करने के लिए सीक्वेंस फॉलो होता है। बाकी ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं है। कौन सी ड्रग अवॉइड करना है? तो एंटी कन्वल्सेंट एंड लिथियम को अवॉइड करते हैं। एंटी कन्वल्सेंट एंड लिथियम को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें हमें कन्वर्जन लाना है, इसलिए एंटी कन्वल्सेंट बंद करेंगे। क्योंकि ईसीटी में क्या ला रहे हैं हम? पेशेंट को ईसीटी दे रहे हैं, तो पेशेंट को सीजर आ रहे हैं ना, तो अगर एंटी कन्वल्सेंट दवाई दी हुई होगी तो सीजर आएंगे नहीं ना भाई, कम आएंगे, तो बंद करनी पड़ेगी। और लिथियम सीजर्स बढ़ा देता है। लिथियम क्या कर देता है? सीजर्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, तो उसको भी अवॉइड करना है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, लिथियम टॉक्सिसिटी की रिस्क प्लस प्रोलॉन्ग। लिथियम को अगर देने से टॉक्सिसिटी के चांसेस और सीजर प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, इसलिए लिथियम को बंद करना है। स्टॉप 24 आवर्स प्रायर टू ईसीटी। वहीं एंटी कन्वल्सेंट और बेंजोडाइजिपिन जो भी ड्रग है, वो नाइट डोज को ओमिट करना है। नाइट डोज को हटाना, यानी कि मिनिमम 12 घंटे पहले बंद करनी है। नाइट डोज ओमिट करना, इसका मतलब क्या है? 12 आवर्स पहले बंद करनी है। एक डोज स्किप करना है, यानी कि 12 आवर्स। तो दोनों याद रखना है, लिथियम 24 घंटे पहले बंद करेंगे, और एंटी कन्वल्सेंट और बेंजोडाइजिपिन ड्रग जो है वो एटलीस्ट 12 आवर्स पहले बंद कर देंगे। क्या खास बात है? इस पे भी क्वेश्चन आया था पिछले नॉर्थ सेट में ही। कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। एनपीओ रखना ही रखना है। मिडनाइट से एनपीओ रख सकते हो, 6 to 8 आवर्स एनपीओ रख सकते हो। आइडियली 6 to 8 आवर्स इज सफिशिएंट। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स, हाथी के दांत, डेंचर्स, हाथी के दांत दिखाने के अलग, चबाने के अलग, नकली दांत निकाल देंगे। है? इसके अलावा सर को धोना है, तेल निकालना है, ताकि oil is bad conductor of electric current, oil is bad conductor of electric current। bowel and bladder empty करना है अंदर, वरना सूसू फूफू उधर आ जाएगा, मसल्स रिलैक्सेंट दे रहे हो तो। इसके अलावा प्री मेडिकेशंस देना है। ठीक बात है। इसके अलावा ड्यूरिंग में आपको क्या करना है भाई साहब? सुपाइन पोजीशन रखनी है बाइलेटरल के लिए, और साइड लाइन रखनी है यूनिलेटरल के लिए। मेडिकेशंस, सैक्रम और नेक के नीचे पिल्लो देना है, जर्किंग मूवमेंट्स ना लगे नेक और सैक्रम को, तो स्पाइन प्रोटेक्शन टेक्निक है ये, क्योंकि सीजर्स के दौरान जर्किंग मूवमेंट्स ना हो। मॉनिटर वाइटल करने हैं, और वाइट ब्लॉक्स, टंग डिप्रेसर वो सब प्लेस करने हैं, ताकि
क्या टंग बाइट ना हो, टंग बाइट ना हो, ऑक्सीजन आफ्टर ईसीटी देना ही है। और उसके बाद क्या करना है, तो बाद में आपको पोजीशन कौन सी देनी है, तो याद रखना है हेड टर्न टू वन साइड और साइड लाइन पोजीशन देनी। ईसीटी के बाद क्या करना है, या तो पेशेंट का हेड एक साइड टर्न करना है या साइड लाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन देनी है। और सक्शनिंग करनी है अगर सिक्रेशन ज्यादा हो तो, वरना एस्पिरेट कर लेगा, वरना क्या होगा, एस्पिरेट कर लाएगा। और फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशन जरूरी है। रामलाल ईसीटी हो गई, अभी हम इस वार्ड में हैं, थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी या वार्ड में चले जाएंगे, ये सब बताना है। कॉम्प्लिकेशन को असेस करना है, रेस्पिरेटरी पैटर्न को असेस करना ही है। और जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आ जाएगा, मुंह से कुछ नहीं देंगे, मुंह से कुछ नहीं खिलाना है। और गैग रिफ्लेक्स कैसे देखते हैं बेटा, तुम बताओगी, कोई बता दो, तुम दोनों आपस में विचार करके बताओ हमको, गैग कैसे देखोगे। गैग गैग ऐसे देखते हैं, आज सुबह जब तुम ब्रश कर रही थी तो ऐसे जीभ के पीछे के हिस्से पे ब्रश आ गया तो ऐसा हुआ ना, वही गैग है। गैग का मतलब है बैक ऑफ द टाउ, बैक ऑफ द टंग है, बैक ऑफ द टंग, टंग डिप्रेशर से टच करेंगे तो पेशेंट को गैगिंग होगा, यानी कि उल्टियां जैसे ऐसे करेगा, तो मतलब गैग रिफ्लेक्स है, तभी देना है, अदरवाइज एस्पिरेट कर लेगा, अदरवाइज एस्पिरेट हो जाएगा। लो जी बताओ। अभी अभी आया है ईसीटी से, अभी अभी भी है। बिल्कुल भैया, ओरिएंट करना सबसे जरूरी है। और तो क्या ही कर सकते हो, डाइट खाना, अभी तुरंत खाना नहीं देना है। और साइन ऑफ सुसाइड बिहेवियर क्या ही असेस करोगे, और हेलुसिनेशन का कोई मतलब नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ओरिएंट है। तुरंत क्या है, है? क्यों? तो नहीं है पब्लिक, तभी यहाँ 150 दिख रहे थे पहले। रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेटरी रेट को असेस करना बहुत जरूरी है। मसल्स रिलैक्सेंट दिया हुआ है। आइडियल सुटेबल कैंडिडेट कौन सा है? हाँ, मेजर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडियाज वाले को तुरंत ईसीटी लगा हुआ है, तुरंत। अरे रुक जाओ, नागिनो। हाँ, आप देखे साइको एनालिसिस का है भैया। साइको एनालिसिस का मतलब है सिगमंड फ्रूड भैया ने दिया है, और एनालिसिस ऑफ माइंड करना है। अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है वो जानना है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है वो जानना है। मेथड ऑफ साइको एनालिसिस क्या क्या होते हैं वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेथड ऑफ साइको एनालिसिस में याद रखना है कि प्री एसोसिएशन, प्री एसोसिएशन यानी कि पेशेंट को बोलना है जो मन में आए बको बे, है जो मन में आए वो बोलो, सब बोलो, सब बोलो, वो प्री एसोसिएशन है। इसमें स्लिप ऑफ टंग होगा जिसको पैराप्रैक्सिस बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग। प्री एसोसिएशन का मतलब है कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोल लो, बोलने की छूट दी गई है, इसका मतलब है जो नहीं बोलना था वो भी आ जाएगी बात बाहर, है जुबान फिसल गई वो वाली बात है, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा। और पैराप्रैक्सिस है, वही जानना है हमें, अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा था वही जानना है। फिर आता है कैथारसिस, हिप्नोसिस, एब्रिएक्शन, कैथारसिस, हिप्नोसिस, एब्रिएक्शन और ड्रीम एनालिसिस। ये 5 तरह की मेथड होती है जिससे साइकिक एनालिसिस कर सकते हैं, ब्रेन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें देखें भाई, फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं सिगमंड फ्रूड को। और अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा हुआ है वही जानना है, वही जानना है। टोपोग्राफी माइंड ऑफ, टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड क्या है, तो ये भी सिगमंड फ्रूड ने दी थी। और इस मॉडल में हम 3 चीजें देखते हैं, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जिसके बारे में हमें सब पता है, प्रीकॉन्शियस बीच का मामला है, थोड़ा अटेंशन कंसंट्रेट करेंगे तो याद आ जाएगा, और अनकॉन्शियस वाला याद नहीं आता। तो 3 पार्ट, इसको टोपोग्राफिकल मॉडल बोलते हैं। अगर इसको आइसबर्ग के हिसाब से देखें, टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी के अनुसार देखें, तो ये आइसबर्ग आपको दिख रहा है, बर्फ का बड़ा सा गोला जो पानी में सबमर्ज्ड है, इसको आइसबर्ग कहते हैं। तो ये कॉन्शियस पार्ट कौन सा, ये ऊपर वाला पार्ट, इससे ऊपर ऊपर का पार्ट कौन सा पार्ट है, कॉन्शियस पार्ट है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी वी नो अबाउट,
जिसके बारे में हम सब जानते हैं वही कॉन्शियस है, वही कॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड में क्या रहता है? थॉट और परसेप्शन, थॉट और परसेप्शन, हमारे विचार, हमारे परसेप्शन। फिर आता है प्री कॉन्शियस माइंड, वी कुड the things we could be aware of it if we wanted or tried। एग्जाम में आपने एक क्वेश्चन देखा, एग्जाम में आपने एक क्वेश्चन देखा और आपको याद नहीं आ रहा उस टाइम, फिर आपने जोर लगाया दिमाग पे कि क्लास में क्या पढ़ाया था, उस बुक में नोट में ही लिखा था, जोर लगाया, फिर खट से याद आ गया, आपने अटेंशन कंसंट्रेशन किया उस टॉपिक पे, तो आपको तुरंत याद आ गया। तो ये जो प्रीकॉन्शियस में चीज होती है वो रेडिली अवेलेबल नहीं है, बट आप अगर अटेंशन कंसंट्रेशन फोकस करोगे तो कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाएगी, आपको याद आ जाएगी। वो यही है स्टोर्ड नॉलेज और मेमोरी। इसके अंदर क्या आता है? स्टोर्ड नॉलेज और मेमोरी आएगा। फिर अनकॉन्शियस माइंड में वो सब दबी हुई चीजें, कचरा है वो सारा, डर, आपका डर है, अनएक्सेप्टेबल डिजायर, वायलेंट मोटिव, इरेशनल विशेष, इमोरल और सेल्फिश नीड, शेमफुल एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, वो सब है। वो सब हादसे, सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज या ट्रॉमेटिक इवेंट्स, दर्द दुख डर, सब इसमें होता है। दर्द दुख डर सब इसी में है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड है और इसको टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड बोलते हैं। फिर देखेंगे स्ट्रक्चर में तीन चीजें, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, बाई बर्थ होता है, बाई बर्थ प्रेजेंट रहता है। और इसमें मेनली तुरंत नीड फुलफिलमेंट चाहिए। बच्चे को अगर न्यू बॉर्न को भूख लगी है, मतलब वो रोएगा ही रोएगा, उसी को हर हाल में दूध पीना है भैया। तो ये तुरंत नीड को ग्रेटिफाई करने वाला पार्ट काम करता है, उसको क्या कहते हैं? इट। और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना है। फिर आता है ईगो। ईगो दोनों के बीच का बैलेंस करने वाली चीज है। ईगो क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इड और सुपर ईगो के बीच का बैलेंस कौन करता है? ईगो करता है। और ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या सेंसरी पार्ट ऑफ माइंड बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज करता है, दोनों के बीच राजीनामा करता है। ये पंच है, चौधरी है, ये कौन है? पंच, सरपंच है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज करा देता है। फिर आता है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो को कंसाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसाइंस कहते हैं। ये मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या गलत है क्या सही है का कॉन्सेप्ट इसके पास है। क्या गलत है क्या सही है, मॉरलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, मॉरल वैल्यूज पे काम करता है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का कॉन्सेप्ट भी सुपर ईगो के पास है। इसका दूसरा नाम कंसाइंस है। इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट, एक होता है कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब ये है कि जब भी हम कुछ मिस बिहेवियर करेंगे, कुछ गलत हमसे हो जाएगा, तो सुपर ईगो हमको पनिशमेंट देता है, अपने आप को गिल्ट फील करवाएगा, बुरा फील होगा, अरे यार गलत कर दिया, गलत ही डांट दिया बेचारी को। ये फीलिंग जो आती है वो कंसाइज कराता है। और फिर आता है ईगो आइडियल। ईगो आइडियल ये क्या है? कुछ अच्छा करेंगे तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन और प्राउड फीलिंग आती है। किसी की हेल्प कर दी, गरीब की, या किसी की रोड पे किसी के एक्सीडेंट हो गया, आपने हेल्प करी तो आपको अच्छा लगता है अंदर से। तो अब अंदर से सुपर ईगो आपको शाबाशी देता है, शाबाश बेटा अच्छा किया। है? तो ये क्या है? ईगो आइडियल है। ईगो आइडियल। तो दो पार्ट है, एक कंसाइंस जो गलत करेंगे गिल्ट फील करवाता है, और ईगो आइडियल क्या है? अच्छा करेंगे तो प्राउड फील कराता है। दो तरह का पार्ट है। और राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट भी किसके पास होता है? सुपर ईगो के पास होता है। तो इट, ईगो एंड सुपर ईगो तीनों याद रखना। इट प्लेजर प्रिंसिपल है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल है, और सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल है, जिसको कंसाइंस कहते हैं, और राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट होता है। अब आ गया डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म वो बहाने हैं जिंदगी में जो रोज बनाते हैं हम ईगो को टेंशन स्ट्रेस से बचाने के लिए। मैंने नहीं किया, उसने किया, वो अगर ऐसा नहीं करती तो मैं भी नहीं करती। वो पसंद, मैं नहीं करती वो ही करती है। मैं तो प्यार करती हूँ, वो नफरत करती है। ऐसे वाले सारे बहाने, ऐसे सारे लॉजिक, हॉस्टल अच्छा नहीं था, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, ये सब बहाने क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। ये सब क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। और ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि स्ट्रेस एंजाइटी कम हो सके, स्ट्रेस एंजाइटी कम हो सके। और सभी डिफेंस मैकेनिज्म का बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म कौन है? रिप्रेशन है। रिप्रेशन, और रिप्रेशन का मतलब होता है तकलीफ देने वाली चीजें अपने आप भूलती है, अपने आप भूल जाता है माइंड। यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तकलीफ देने वाली चीज अपने आप ही, अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग द पेनफुल मेमोरी और ट्रॉमेटिक मेमोरी। क्या कहलाएगा? रिप्रेशन कहलाएगा। तो 4 लेवल का डिफेंस मैकेनिज्म। क्वेश्चन था क्या?
नहीं। 4 लेवल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया? जॉर्ज इमाम वेलियन नाम के इंसान ने बोला 4 लेवल होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के। कितने होते हैं? 4। तो पहले लेवल को साइकोटिक बोला, दूसरे को मैच्योर इमैच्योर बोला, तीसरे को न्यूरोटिक बोला और चौथे को कौन सा बोला? मैच्योर बोला। तो चारों लेवल के एग्जांपल याद रखना है। लेवल 1 में उसने बोला 2 ही है, डिनाइल एंड प्रोजेक्शन। डिनाइल का मतलब नहीं, ये हो नहीं सकता है, नहीं, सच्चाई स्वीकार नहीं करना, तकलीफ देने वाली चीज अपना माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं नहीं ये नहीं हो, ये डिनाइल है। प्रोजेक्शन का मतलब है मैंने नहीं किया उसने किया, मैंने नहीं किया उसने नहीं किया, मेरा चक्कर नहीं है उसका है, ये प्रोजेक्शन है? फिर इमेच्योर में आता है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब सपनों में खोए रहना। अभी यहाँ पर सिर्फ क्लास लेने में जोर आ रहा है, खोपड़ी घूम गई है, अब सोच रहा है गोवा बीच पे पड़ा हूं, वो फैंटेसी है। एक्टिंग आउट का मतलब है सडनली एक्ट करना विदाउट एनी प्रीवियस प्लानिंग, विदाउट एनी प्रीवियस प्लानिंग। पैसिव एग्रेशन, एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा, पैसिवली गुस्सा कर रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट गुस्सा शो करना पैसिव एग्रेशन है। वही न्यूरोटिक रिप्रेशन, रिप्रेशन वही है अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग। रिएक्शन फॉर्मेशन कैसी हो दीदी? जैसा हम फील करते हैं उसका अपोजिट फील करना। दीदी आज बहुत अच्छी लग रही है, शैम्पू कौन सा लगाया? दीदी बाल बहुत सिल्की है। जैसे दीदी चली जाएगी, कितनी गंदी छी। हाँ, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है। कैसी हो दीदी? है? वही डिस्प्लेसमेंट, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन फ्यू आ गया आपके इंटेलेक्चुअलाइजेशन में, दिमाग का इस्तेमाल करना, हर चीज को हैंडल करने में दिमाग लगाना। क्या लगाना? दिमाग। वही ह्यूमर इज ही हा हा ह्यूमर है। सब्लिमेशन क्या है? सोशली एक्सेप्टेबल चीज में कन्वर्ट कर देना। कोई भी सोशली अनएक्सेप्टेबल थॉट विचार हो उसको सोशली एक्सेप्टेबल में करना। सप्रेशन, जानबूझ के किसी चीज को भुला देना। अल्ट्रुइज्म, दूसरों की मदद करके खुद को सेटिस्फाइड फील करना अल्ट्रुइज्म कहलाएगा। वही एंटीसिपेशन, एडवांस प्लानिंग फॉर कमिंग फ्यूचर डिफिकल्टीज। अभी से प्लानिंग कर लेना फ्यूचर में खतरे की घंटी को देखते हुए, आगे लगेगा समस्या आएगी, अभी से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बुढ़ापे में बीमार होंगे, अभी से हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया है। तो ये सब क्या कहलाता है? एंटीसिपेशन कहलाएगा। कंपनसेशन, कंपनसेट करना, किसी एक चीज की वीकनेस को किसी और चीज में बेटर करके कंपनसेट कर देते हैं। और असाइटिज्म, सब कुछ छोड़ छाड़ के झोला उठा के साधु सन्यासी बन जाना असाइटिज्म कहलाता है। एक बात बताऊं क्या फिर सबके मीनिंग आते हैं? पक्का? एग्जाम्पल के साथ? चलो बीच में बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा। पर्पस बता दो। क्या लग रहा है भाई? 2 नंबर है। हाँ, ईगो को प्रोटेक्ट करना है एंजाइटी से, ईगो को प्रोटेक्ट करना है एंजाइटी से। ठीक बात है। लो जी, फटाफट बोलो, फटाफट 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 फटाफट। जल्दी जल्दी बोलो बे। हम्म? अंदर के गंदे विचार पेंटिंग पे निकाल रहा है। खजुराहो सुना है? खजुराहो, खजुराहो सब इसी का एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। उसके मन में अलग अलग फैंटेसीज थी, लोगों को बता नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो पत्थर पे मूर्तियां बनाने लगा सारी। अब देखो जाके अलग अलग तरह की मूर्तियां पत्थर की, और लोग वहां जाके सेल्फी लेते हैं। हम्म। तो सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज को सोशली एक्सेप्टेबल चीज में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। इसका दूसरा एग्जांपल सुष्मिता सेन वाला, तुम सबको याद है कि सुष्मिता सेन अनमेरिड, अनमेरिड फिर भी उसको बच्चे चाहिए। तो इंडिया में अनमेरिड बच्चे नहीं हो सकते भैया, सोशली अनएक्सेप्टेबल है ये। तो क्या किया सुष्मिता सेन ने? बच्चे गोद ले लिए, बच्चे गोद ले लिए, अडॉप्ट कर लिया, बच्चे भी पाल रही है, मम्मी भी बन गई है, और सोशली एक्सेप्टेबल भी है सब। इसके अलावा सप्रेशन, जानबूझ के दबाना है। कॉन्शियसली फॉरगेटिंग है, कॉन्शियसली फॉरगेटिंग। नॉर्सेट एग्जाम देने जा रहे थे, 2 लड़कियां आपस में ऑटो में लड़ गई, दोनों रूममेट थी, दोस्त थी, ऑटो में लड़ी होगी दोनों की, भयंकर लड़ी होगी। तू ऐसी है, तू ऐसी है, मैंने कितना किया तुम्हारे लिए, तुमने को ये समझा, बहन माना, तुम सेल्फिश हो, आज से सब खत्म, ये वो। अब सेंटर भी आ गया और दोनों की लड़ाई जारी है।
तो मूड खराब हो गया दोनों को, तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि कम से कम 2 घंटे एग्जाम टाइम में उस लड़ाई को याद नहीं करेंगे, एग्जाम के बाद देखेंगे, एग्जाम के बाद देखेंगे। तो जानबूझ के भूलना क्या कहलाता है? सप्रेशन। पर्टिकुलर थोड़े समय के लिए भूल जाना सप्रेशन है, और अपने आप भूल जाना रिप्रेशन है। तकलीफ देने वाली चीज को हमेशा याद थोड़ी रखेंगे, हमेशा याद नहीं रखेंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे, जैसे तुम ब्रेकअप के बाद भूल गए और मूव ऑन हो गए हो। रिग्रेशन इज रिवर्ट बैक टू प्रीवियसली डेवलपमेंटल स्टेज। रिवर्ट बैक टू प्रीवियसली डेवलपमेंटल स्टेज का मतलब है एक अडल्ट बच्चे लाइक बिहेवियर कर रहा है, ए अडल्ट इज बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, ए अडल्ट इज बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड इज रिग्रेशन। बचपन से बचपन है। लो जी अब बताओ, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। वो आएंगे और खाना खाएंगे, पर वो नहीं आएंगे। हाँ। जाते जाते आंसर देके जाना तुम दोनों, आंसर तो ऊपर देखो, आंसर देके जाओ। है बी? हाँ ठीक है, शाबाश। अब जाओ, जल्दी जाओ। क्या है? डिनाइल है ये भी भैया, सच्चाई स्वीकार नहीं हो रही है। अब बताओ, मेरा चक्कर नहीं है, उसका चक्कर है। है? हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का पड़ोसी से चक्कर है। हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आता है, आते ही लड़ाई शुरू कर देती है, आते ही काम रहते, पूरे दिन मुंह मारते रहते, तुम्हारा फोन बिजी आता है, सुबह गए शाम को आयो, तुम्हारा चक्कर है ऑफिस में, मुझे पता है। वो एक आती लिपस्टिक वाली, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या है ये? प्रोजेक्शन है। क्या है? प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है भैया। डिस्प्लेसमेंट, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालना है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, डिस्प्लेस हो जाओगे बे। देखो इधर, डिस्प्लेसमेंट में देखो, टीचर डे है आज, तुम खिलाओगे मुझे। इधर देखो, ये गोलू ऑफिस में बैठ के काम कर रहा, ये देख रहे हो बॉस, ये बॉस इस पे आके भयंकर चिल्लाई गुस्से में, कुछ काम के नहीं हो, निकम में हो, कोई काम नहीं करते, कल काम दिया उसका क्या हुआ। गोलू उठा वहां से घर आया, वही बॉस वाला गुस्सा अब इस पे सवार हो चुका है। जैसे ही दरवाजा खोला, चिंटू और उसकी मम्मी ने चिल्ला पड़ा, क्या करती रहती हो अंदर दिन भर, खा खा के मोटी भैंस निकम्मी कहीं। तो मतलब बॉस का गुस्सा किस पे निकाल दिया। पर अब ऐसा तुम लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब मामला हालात बदल चुके हैं। अगर ऐसी गलती तुमने करी तो रात में भैया, हाँ, फिर वही, अगर ऐसा चिंटू, जैसे ही बॉस ने डांटा, बॉस ने डांटते ही चिंटू ऑफिस से बाहर निकला, थैला फेंका, जूते फेंका, मुझे डांटा। मतलब इतना बड़ा हाथी जैसा इंसान बैठ के रो रहा है, मतलब एक अडल्ट इज बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड। ये क्या है? ये रिग्रेशन है, रिवर्ट बैक टू प्रीवियस, यानी कि बड़ा बच्चा बन गया है, बड़ा बच्चे जैसा रो रहा है, वो रिग्रेशन है। वही इस पहलवान को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, लोगों को मारपीट लड़ाई झगड़े करता था, हर किसी के मुक्के मार देता था। तो ये सोशली अनएक्सेप्टेबल है। अब ये जिम में जाता है, पंचिंग बैग पे घूंसे मारता है और बॉक्सर बन गया है, लोगों को धोरा भयंकर, बॉक्सिंग रिंग में गुस्सा निकाल रहा है सारा। तो सोशल एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो रिप्रेशन, जो डांटा था गोलू ने, बैंकर मोटी भैंस भी कहा था, याद है ना तुमको। तो भैया वो जो डांटा था, वो तकलीफ देती है ना चीज, कोई किसी ने गलत बोल दिया तो फिर धीरे 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 उसने उसको दीवार के पीछे डाल दी, उन बातों को, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, चला गया अनकॉन्शियस माइंड, भुला दिया है, तकलीफ देने वाली चीज को भुला दिया। वो क्या कहलाएगा? रिप्रेशन कहलाएगा भैया। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब, ये चिंटू देखो भैया पढ़ने की कोशिश कर रहा, पढ़ नहीं पाया, पेंसिल खा गया, बाल खड़े हो गए, फिर भी नहीं पढ़ पाया, तो क्या किया? पढ़ाई छोड़ी और स्पोर्ट्समैन बन गया। सचिन तेंदुलकर इसका एग्जाम्पल, पढ़ाई में जीरो, क्रिकेट में हीरो है, पढ़ाई में जीरो,
हीरो, क्रिकेट में हीरो। किसी एक फील्ड की वीकनेस को दूसरी फील्ड में अच्छा कर लेना, दूसरे फील्ड में अच्छा कर लेना। पढ़ाई नहीं कर पाए तो एथलीट बन गया, गोल्ड मेडल जीत रहा है रेस में, है? ये हो गया कंपनसेशन। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन, तुम सब सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हो मोस्ट ऑफ लोग। नीट में नहीं हुआ, नर्सिंग कर रहे हो, फार्मासिस्ट बन रहे हो, कोई बीएम कुछ बन रहा, कोई कुछ बन रहा है? तो मतलब नीट में डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, फिजियोथेरेपी कोर्स कर लिया, फार्मेसी कर ली, नर्सिंग कर ली। हायर गोल को किसी और गोल से, सिमिलर गोल से, लोअर गोल से सेटिस्फाई हो जाना क्या कहलाता? सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके अलावा रैशनलाइजेशन यानी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सोशली एक्सेप्टेबल रीजन और एक्सक्यूज देना। क्या है ये? खुद के अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जस्टिफाई करना। ये श्योर ग्रोव एटीट्यूड, ये फेमस स्टोरी है, तुमको पता ही है ये, कि वंस देयर वाज ए लोमड़ी, अंगूर और लोमड़ी वाली कहानी तुमको पता है। वंस देयर वाज ए लोमड़ी, शी वाज भूखी, शी इज roaming here and there in the search of food, suddenly she taking a guchha of angur, but the guchha of angur is so uncha. लोमड़ी tried cooking again and again, but finally did not pਹੁंching to the guchha of angur, and finally लोमड़ी said that कौन खाए खट्टे अंगूर, ये अंगूर खट्टे हैं। ये मतलब क्या है? जो चीज की हमने कोशिश करी वो हमें नहीं मिली तो क्या बोल दिया? मुझे चाहिए ही नहीं। ये लड़कियों में बहुत होता है, मुझे करना ही नहीं है भाई। ये सर कौन करे, ये पढ़े, चाहिए ही नहीं था मुझे। अच्छा होता है, सीएचओ अच्छा होता है, गांव में लग जाता है। नॉर्थ सेट की कोशिश करें, नॉर्थ सेट नहीं मिलता है तो मुझे चाहिए ही नहीं था। नॉर्थ सेट कौन करे एम्स में इतना स्ट्रिक्ट, गांव में मजे कर रहे हैं हम तो। ये है रैशनलाइजेशन। और ये श्योर ग्रैब एटीट्यूड है कि जो चीज कोशिश के बाद भी नहीं मिलती, हम बोलते हैं हमें चाहिए ही नहीं, करना ही नहीं था मेरे को ये। फिर स्वीट लेमन एटीट्यूड। स्वीट लेमन एटीट्यूड का मतलब होता है भैया क्या, कि जो है वो अच्छा है, बाकियों से तो अच्छा है, जो है वो अच्छा है, बाकियों से तो अच्छा है। बहुत कम नंबर आए तो बता रहा है, तो क्या हुआ, मेरे इतने तो आए, बाकियों के तो इतने भी नहीं आए, बाकियों के तो इतने भी नहीं आए। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, टीचरों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हॉस्टल का माहौल खराब था। ये सब रैशनलाइजेशन है, ये सब के सब रैशनलाइजेशन है। लो जी, प्रीति is angry with Manu but eventually she became friend. कैसी हो दीदी, कैसी हो दीदी, आप बहुत अच्छी लग रही है दीदी। शैम्पू कौन सा लगा है दीदी? बाल भी सीधे लग रहे हैं आपके तो। डबल शैम्पू लगा तभी बाल भी दीदी सी अच्छे लग रहे हैं। फिर जैसे ही दीदी आगे चली जाएगी, छी बाल कैसे थे, इतनी गंदे बदबू आ रही थी, छी। ओ भाई, है? ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, कैसी हो। इसके दूसरा एग्जांपल सास बहू। सास बहू इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशंस। सास बहू कुत्ते बिल्ली की दुश्मन जैसे लड़ती हैं घर में। पर एक दिन बहू के फ्रेंड्स आए, बिल्कुल दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर बहू के फ्रेंड्स आ गए। अब बहू के फ्रेंड्स आए तो फ्रेंडों को तो ऐसे बता नहीं सकती ना कि मेरी सास से बनती नहीं है, रोज लड़ाई करती है। तो बहुत तारीफें कर रही थी वहां, फ्रेंड को आगे, मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझे बेटी मानती है, मुझे चाय तक बना के दे देती है, कुछ नहीं कहती। भगवान करे ऐसी सास तुम सबको मिले। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, जैसा हम फील करते हैं जस्ट उसका अपोजिट शो करना, जस्ट उसका अपोजिट शो करना है। ले जी बताओ, which defense mechanism involve thinking about clinical way। दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है भैया, दिमाग का इस्तेमाल। ये कुछ पर्टिकुलर डिजीजेज में यूज होने वाले डिफेंस मैकेनिज्म है। लाइक डिप्रेशन में इंट्रोजेक्शन, इंटरनलाइजेशन ऑफ अदर्स आइडियाज, कंप्लीटली दूसरों का आइडियाज अगर हम उस पर चलने लगेंगे तो हमारा खुद का वजूद खत्म हो जाता है, खुद का वजूद खत्म हो जाता है, तो डिप्रेशन के शिकार होने के। मैनिया में रिएक्शन फॉर्मेशन है। ओसीडी का मैन, ये अनडूइंग वाला क्वेश्चन आया। अनडूइंग का मतलब है भूल सुधार, मेकअप फॉर द प्रीवियस मिस्टेक। अनडूइंग का मतलब क्या है? मेकअप फॉर द प्रीवियस मिस्टेक। सुबह वाइफ से लड़के ऑफिस चला गया, ऑफिस में बैठे बैठे पूरे दिन सोचा बेचारी को फालतू डांट दिया, शाम को आते वक्त उसके लिए चॉकलेट लाया, रोज लाया, गिफ्ट लाया, पायल लाया, छनछनिया लाया, कुछ लाया, और फिर सॉरी बेबी बोल दिया आके। ये क्या है? भूल सुधार कर ली। भूल सुधार करना अनडूइंग कहलाता है। भूल सुधार करना क्या कहलाता है? अनडूइंग कहलाता है। बाकी सब हो ही गए हैं ये। चलो
रुक जा भाई। इसके अलावा साइकोसेक्सुअल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी, जिसकी 5 फेजेज होती है, ओरल एनल फैलिक लेटेंसी और जेनाइटल फेज। ओरल एनल फैलिक लेटेंसी और जेनाइटल फेज 5 फेज देखने को मिलेगी, अलग अलग फेजेज का क्वेश्चन बनता है। पहली फेज ओरल फेज है, 1 साल 0 से 1.5 साल तक देखने को मिलेगी। जब बच्चा 1.5 साल का होगा तब तक ये देखने को मिलेगी, और इसमें मेन चीज हर चीज एवरीथिंग इन द माउथ, न्यूबॉर्न आपने देखा होगा, एवरीथिंग इन द माउथ, हर चीज मुंह में, हर चीज मुंह में, खुद का पैर का अंगूठा मुंह में, हाथ का अंगूठा मुंह में, सब चीज मुंह में, मदर का निप्पल ब्रेस्ट मुंह में, कुछ भी खिलौना मुंह में, सब कुछ। उसको खुशी कब मिलती है? जब सब चीज मुंह में। चाइल्ड फील प्लेजर इन कटिंग बाइटिंग, कैसे उसको अच्छा महसूस होता है? कटिंग बाइटिंग चोविंग, इससे उसको अच्छा फील होता है। इसकी 2 फेजेज होती है, एक इरोटिक एक सैडिस्टिक। इरोटिक मतलब प्लेजरेबल है, सैडिस्टिक मतलब प्लेजरेबल तो है पर दूसरों को तकलीफ देखे, दूसरों को तकलीफ देवे। तो इरोटिक में सकिंग ऑफ मदर्स ब्रेस्ट उसको अच्छा फील कराती है, और सैडिस्टिक में क्या है? अच्छा फील कैसे हो रहा है? मदर के ब्रेस्ट को कट करता है, दांतों से दबाता है, उसमें उसको अच्छा लगता है। दूसरों को तकलीफ देके खुद को प्लेजरेबल फील करना सैडिस्टिक फेज कहलाता है। और अगर इस स्टेज में अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट फिक्सेशन हुआ तो पूरी जिंदगी या तो कोई नशा करेगा, या और क्या करेगा? अल्कोहल दारू पिएगा, ड्रग्स लेगा, या फिर सिजोफ्रेनिया होगा। सिजोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर होने के ज्यादा चांसेस है। तो सब्सटेंस अब्यूज वाला कॉमनली याद रखना है, अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज कौन सी स्टेज के डिफेक्टिव डेवलपमेंट या रिग्रेशन के कारण होगा? तो ओरल स्टेज होगा। कौन सा होगा? ओरल स्टेज। दूसरी बात आती है एनल स्टेज, 1.5 से 3 साल के बीच में है। यहाँ बच्चे का जो मेन प्लेजर वाला ऑर्गन है वो एनल फेज है, एनल एरिया है। यहाँ बच्चा, इसमें इंपॉर्टेंट टास्क टॉयलेट ट्रेनिंग होता है। इसमें बच्चे को टॉयलेट में ले जाके सिखाया जाता है सेम टाइम है, सेम टाइम अलग अलग सोने से पहले है, बच्चे को वॉशरूम में ले जाके ट्रेनिंग दी जाती है। अरे मत करो, किसी को आ जाएगा इधर ही, पीला गीला हो जाएगा कुछ, मत करो बे। हाँ, तो एनल फेज, इसकी भी 2 फेज है, एक इरोटिक एक सैडिस्टिक, एक इरोटिक एक सैडिस्टिक। इसमें डिसऑर्डर बचपन में जिसको नहीं धोया वो अब धो रहा है, वो अब बार बार धो रहा है, धोते जाओ धोते जाओ, ओसीडी होने के चांस है। ये एमसीक्यू आता है। ओसीडी, ओसीडी कौन से फेज में डिफेक्टिव डेवलपमेंट या रिग्रेशन के कारण होगा? तो याद रखना है एनल सैडिस्टिक फेज। जिसको बचपन में नहीं धोया वो अब धो रहा है भैया। फैलिक फेज में इसको ऑडिपल फेज कहते हैं। इसके 2 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स मेल चाइल्ड में देखने को मिलेगा। ऑडिपल मेल चाइल्ड का मदर के लिए अट्रैक्शंस है, और इलेक्ट्रा फीमेल चाइल्ड का फादर के लिए अट्रैक्शंस कहलाता है। और ये रियल में है ऑडिपल कॉम्प्लेक्स। इसमें ऐसा हुआ कि मेल ड्यू टू कास्टेशन, ऑडिपल रेक्स नाम का इंसान था, उसने अपने फादर का मर्डर करके मदर से शादी कर ली थी। ऑडिपल रेक्स, ये रियल स्टोरी है। वही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फीमेल में होता है, और फीमेल में इसलिए होता है, फीमेल में यहाँ फीमेल को उनको ऐसा लगता है कि उनके भी पेनिस था जो उनकी मदर ने काट दिया है, इसलिए वो मदर से नफरत करती है और फादर की ओर अट्रैक्ट रखती है, और ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऑडिपल एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप इन विच फेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? तो आपको याद रखना है कौन सी फेज है? फैलिक फेज। और इसमें सुपर ईगो बनना स्टार्ट होता है। फिक्सेशन के कारण हिस्टीरिया या कन्वर्जन डेवलप होगा। क्या होगा? हिस्टीरिया कन्वर्जन डेवलप होगा। वही लेटेंसी फेज 6 से 12 साल के है। इसमें जो एडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है सबसाइड हो जाएंगे अपने आप। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से फेज में सबसाइड होते हैं? ये याद रखना है। इसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, ये सीखता है। और फिक्सेशन में इमेच्योरिटी कर सकता है, इमेच्योरिटी और रिलेशनशिप डेवलप करने में दिक्कत आ सकती है। और लास्ट फेज जेनेटल फेज है, 12 साल से एडल्टहुड तक वाली फेज है। इसमें पीयर ग्रुप और अपोजिट जेंडर के साथ ग्रुप बनता है। अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन से फिक्सेशन हो गया। अगर अपोजिट जेंडर से यहाँ एक्सपोजर नहीं होगा तो होमोसेक्सुअलिटी होने के चांसेस रहता है। क्या रहता है? होमोसेक्सुअलिटी होने के चांसेस रहता है। तो जेनेटल फेज, ये 5 फेज याद रखना है। उसके अलावा साइकोल एनालिसिस की मेथड होती है, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जिसमें पेशेंट सजेस्टिबल बन जाता है। इसमें या तो ड्रग्स देनी है, या पेशेंट को एक चीज पे मूविंग पेंडुलम जैसे पे चीज पे फोकस
फोकस कराना है। जब कंप्लीट फोकस हमारा इस तरफ चला जाएगा, माइंड कंप्लीटली इस पे फोकस है, उसके बाद हम थेरेपिस्ट जो पेशेंट से पूछेगा वही वही वो बताएगा, सजेस्टिबल बन जाएगा। सजेस्टिबल का मतलब है जैसा हम पूछेंगे वही वही बताएगा, तो पेशेंट सजेस्टिबल जो बन जाएगा। ये जेम्स ब्रेड ने किया। तो याद रखना है आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस और स्लिप लाइक स्टेट है। स्लिप लाइक स्टेट ये मूविंग ऑब्जेक्ट यानी पेंडुलम पे फोकस करवा के कर सकते हो, ड्रग्स देके कर सकते हैं। और इसका मेन काम क्या है? मेन काम यही है, हमें पेशेंट को ये स्टेट इंड्यूस करनी है जिससे पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है वो बता दे, क्या छुपा है वो बता दे। तो पेशेंट को स्लिप लाइक स्टेट में इंड्यूस कराना है, स्लिप लाइक स्टेट में इंड्यूस कराना है। तो क्या कहेंगे उसको? हिप्नोसिस कहेंगे। हिप्नो का मतलब स्लीप होता है, तो याद रखना है स्लिप लाइक स्टेट में लाना है। हिप्नोसिस का मतलब स्लिप लाइक स्टेट। फिर दूसरा आता है एप्रीएक्शन। एप्रीएक्शन का मतलब है जब स्लिप लाइक स्टेट में आ गया, अब अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई चीज को बाहर लाने का प्रोसेस। एप्रीएक्शन इज द मेथड बाय विच रिप्रेस्ड थॉट्स मेमोरी उसको कहां लाना है? कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना है। तो यही है एप्रीएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच रिप्रेस्ड मटेरियल पर्टिकुलरली पेनफुल एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट बैक टू द कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई चीजों को बाहर लाने का मेथड एब्रिएक्शन कहलाता है, और ये हिप्नोसिस का पार्ट ही है। हिप्नोसिस में स्लिप इंड्यूस कर दी और अब अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है वो बाहर आ रहा है। स्लिप जैसी स्टेट हो गई वो हिप्नोसिस है। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई चीज को बाहर निकालना है, वो एब्रिएक्शन है। ठीक बात? चलो, ड्रग से हो सकता है, थायोपेंटल दे सकते हैं। और ये अकेली चीज नहीं है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या हिस्टीरिया, पोस्ट ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी कि वो दर्दनाक हादसा जिसके अभी यादें आती है, फ्लैशबैक आते हैं। रामलाल को धोया था ना, अब रामलाल 6 महीने बाद उससे डर रहा है, नींद में सपने आ रहे हैं, डर रहा है, बंद कर रहा है खिड़की दरवाजे, मत मारो मुझे, मत मारो कर रहा है, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। और इस थॉट को रामलाल के मन से निकालने का जो प्रोसेस है वो एब्रिएक्शन या हिप्नोसिस हो सकता है। फिर कैथारसिस ये इसके जैसा ही पार्ट है। इसका मतलब है प्यूरिफाई, कंप्लीट क्लीन कर देना, यानी कि तकलीफ देने वाली चीज को दिमाग से कंप्लीटली रिमूव कराना है, इमोशंस रिलीज कराने हैं। इमोशन रिलीज कैसे हो सकते हैं? किसी इंसान में भयंकर गुस्सा भरा हुआ है, ब्रेकअप कर लिया और लड़की चाहती है उस साले को मुंह तोड़ दूं, दांत तोड़ूंगी उसका, इतना गुस्सा भरा हुआ है, तो अब रिमूव कराना है। हाँ, ऐसा ही उसके शकल जैसा पुतला बना के और दे घुसे और मुंह में गड्ढा कर दे उसके। या फिर बहुत सैड इमोशन है ब्रेकअप वाले, तो सैड सॉन्ग सुन के रोते हैं, सैड सॉन्ग सुन के रोते हैं, ऐसा सिला दिया ये क्या, इससे क्या हुआ? इमोशन रिलीज हो गए, मन हल्का हो गया। इसका मतलब ही मन हल्का करना है। कैथारसिस का मतलब ही क्या है? मन हल्का करना है भैया। ये कैसे भी हो सकता है? म्यूजिक सुनने से, पंचिंग बैग पे गुस्सा निकालने से, साइको ड्रामा करने से, या फिर लिखो बे लिखो, है डायरी राइटिंग, डायरिया बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो ये सब मामला है, क्या है? कैथारसिस है। तो तकलीफ देने वाली चीज को कंप्लीटली निकाल देना है, दिमाग से साफ कर देना है। कैथारसिस का मतलब है क्लीनिंग और प्यूरिफिकेशन। क्लीनिंग और प्यूरिफिकेशन ये राइटिंग से हो सकता है, पंचिंग बैग से हो सकता है, या फिर और किससे होगा? साइकोड्रामा से हो सकता है। ये सब करना है। फिर आता है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी भैया बहुत सारे ग्रुप ऑफ पेशेंट को एक साथ बिठा के काउंसलिंग करने का तरीका है। इसमें मिनिमम 5 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 15 होना चाहिए, आइडियल 8 से 10 है। आइडियल 8 से 10 है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसकी खासियत यही है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं करता। मेन ये वाला है हाइपर एक्टिव पेशेंट के लिए काम का नहीं है। हाइपर एक्टिव पेशेंट के लिए काम का नहीं है। वो तो उछल कूद करेगा, बोलेगा आज से राजा मैं, मेरी सुनो सब, वो तो मानेगा नहीं बात। इसलिए मैंने वाले पेशेंट के लिए काम की नहीं है। अल्कोहलिक पेशेंट के लिए बहुत फायदे की चीज है। इसके अलावा फिर आता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। नाम से देख रहे हो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें 3 स्टेप्स रहेंगे। पहला रिलैक्सेशन टेक्निक्स, पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाना है। यानी कि क्या होती है रिलैक्सेशन टेक्निक? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कुछ नहीं है तो सबसे बड़ी रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है? सांसें फूको बे, लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ो और उस सांस पे फोकस करो। सांस जब अंदर जा रही है आपका ध्यान सांस अंदर जा रही है उस पे हो, सांस जब बाहर छोड़ रहे हो आपका ध्यान उस पे हो। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ही सबसे बड़ी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, तो वो करा सिखाना है। उसके बाद पेशेंट से हायरार्की कंस्ट्रक्शन कराना है। हायरार्की कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि भैया डर
आपको कैसे कैसे लग रहा है, किससे सबसे ज्यादा डर लगता है और किससे सबसे कम डर लगता है। हमें सबसे कम वाले डर से पहले एक्सपोज कराना है, ऐसा करते करते हाईएस्ट वाले से जाना है। लेस फियर प्रोड्यूसिंग टू हायर फियर प्रोड्यूसिंग की एक लिस्ट बनानी है। जैसे मान लो किसी को कुत्ते से डर लगता है, किससे, कुत्ते से डर लगता है, तो अब भैया पेशेंट को बैठाया और रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई पहले तो, कि आपको जब भी ऐसा फील हो आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और सांसों पे फोकस करना है, धीरे धीरे ऐसे इस पे फोकस करना है। दूसरी चीज, अब आप बताओ आपको सबसे ज्यादा डर, मान लो कुत्ते से डर लगता है, तो कुत्ते से भी डर में आपको रियल कुत्ता देखने से लगता है, कुत्ते की आवाज से लगता है, कुत्ते की फोटो देखने से लगता है, या कुत्ते के बारे में बातें करने से लगता है। तो अब इसकी लिस्ट बना लेंगे। अब लिस्ट में लेस टू हायर फियर प्रोड्यूसिंग करना है, तो लेस टू हायर में आपको ऐसे रखना है कि पहले कुत्ते के बारे में बातें करके माहौल बनाना है। कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, इंसानों से भी ज्यादा वफादार आजकल कुत्ते हैं। है? अभी मैं कुत्ता नहीं बोलूंगा, ओ बालक रुक जा। फिर फोटो दिखाना है, फोटो कि देखो कितना सुंदर कुत्ता है, देखो इसके आंख देख पा रहे हो तुम, कितनी सुंदर है, गोल गोल आंखें, ब्राउन आंखें, नीली आंखें, नीली नीली आंखें, पूंछ देखो इसकी कितनी मुड़ी हुई, एकदम कर्वी, ये कभी सीधी नहीं होगी। बाल देखो इसके कितने सिल्की है, सिल्की बाल ऐसे। फिर डमी दिखानी है, डमी। फिर कुत्ते की आवाज सुनानी, हाउ हाउ वाली, और फिर लियर कुत्ता लाना है। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पेशेंट का दर्द, जो डर है वो दूर हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और ये फोबिया और ओसीडी में यूज की जाती है। किसमें की जाती है, फोबियाज में। और फोबिया की थेरेपी ऑफ चॉइस भी कहलाती है, फोबिया की थेरेपी ऑफ चॉइस कहलाती है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। याद रखना है। फिर आता है आपका स्टेप्स, ये आपको बता दिए मैंने, हायरार्की, पहला रिलैक्सेशन, फिर हायरार्की और फिर डिसेंसिटाइजेशन। एक तो इमेजिनेशन में करवाओ या एक रियल में करवाओ, दोनों चीज। एक में पेशेंट को इमेजिन करने का बोलेंगे, मन में सोचो कुत्ते के बारे में, और एक में एक्सपोज कराना है। फिर एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये थेरेपी ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी। क्वेश्चन आता है थेरेपी ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी, तो कौन है, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। यहाँ एक्सपोज करना है बट रेस्पॉन्ड करने से रोकना है। यानी कि ओसीडी में क्या होता है, ओसीडी में ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, ऑब्सेशन आर रिपीटेड थॉट्स एंड कंपल्सन आर रिपीटेड एक्शन। पेशेंट के दिमाग में लगातार आइडिया आएगा कि उसके हाथ गंदे हैं, उसके हाथ गंदे, बार बार विचार आएंगे। जब हाथ गंदे विचार आएंगे तो उसको एंजाइटी होगी, और उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए रिपीटेडली हाथ धोएगा। जो हाथ गंदे हैं ये विचार आना ऑब्सेशन है, और बार बार हाथ धोना ये कंपल्सन है। तो यहाँ क्या करना है, पेशेंट को जब भी विचार आएंगे गंदे, हाथ गंदे, उसको धोने नहीं देना है। क्या नहीं करना है, धोने नहीं देना है। इधर उधर टच कराएंगे, इधर हाथ लगाओ, धोने नहीं देना है। फ्रीक्वेंट एक्सपोजर से पेशेंट अपने आप सीख जाएगा कि हाथ गंदे नहीं हो रहे हैं, हाथ गंदे नहीं हो रहे। ये एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन कहलाता है। तो ये ओसीडी की थेरेपी ऑफ चॉइस है, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन आएगा। फिर आता है इम्प्लोजन थेरेपी, ये सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का जैसा ही है, बट यहाँ डायरेक्ट फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई से एक्सपोज कराना है। जिसको कुत्ते से डर लग रहा था सीधा कुत्ते से सामना कराना है। ये क्या है, फ्लडिंग है, फ्लड आना, इम्प्लोजन थेरेपी। सडन एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई। फ्रीक्वेंट एक्सपोजर पे पेशेंट सीख जाएगा। इसमें भी थॉमस स्टेम्पल ने दिया, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग पे काम करता है। रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग क्या होती है, किसने दी रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, हाँ किसने दी। क्लासिकल कंडीशनिंग को क्या कहते हैं, है? अरे दो कंडीशनिंग है, एक क्लासिकल और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी, इयान पावलो ने दी। पावलो ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, डॉग पे किया। और बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दी, उसने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया, चूहे पे। एक रेस्पोंडेंट कंडीशन है और एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। तो ये रेस्पोंडेंट कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है, और ऑपरेंट कंडीशनर एक्सपेरिमेंटल कहलाती है। तो याद रखना उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। धीरे धीरे पेशेंट सीख जाएगा और दर्द दूर हो जाएगा, है ना। और ये फोबिया में यूजफुल है। अवर्जन थेरेपी, ये अल्कोहल के लिए है। ये अवर्जन थेरेपी क्या है, अल्कोहल के लिए है। ये भी क्लासिकल कंडीशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें मेनली अल्कोहलिक डिपेंडेंस वालों को काम में डाइसल्फिराम देते हैं। क्या देते हैं, डाइसल्फिराम। आवर्जन का मतलब है प्लेजरेबल रेस्पॉन्स को अनप्लेजरेबल बदलना, प्लेजरेबल रेस्पॉन्स को अनप्लेजरेबल रेस्पॉन्स में बदलना है। दारू क्यों पीता कोई इंसान, जिससे उसको अच्छा लगता है, पीता क्यों है,
अच्छा लगता है, पीने के बाद मजा आता है, रिलैक्स फील करता है, कोई टेंशन नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो अच्छा लगता है इसलिए पीता है। अब क्या करना है, 2.5 सल्फीराम दे देनी, 2.5 सल्फीराम देगा और पिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उल्टियां होगी, मन घबराएगा, घबराहट होने लगेगी, पसीना पसीना, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, चेहरा लाल हो जाएगा। तो जो चीज पहले अच्छी लगती थी, अब 2.5 सल्फीराम के साथ जुड़ने से क्या हो गई है, अनप्लेजरेबल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि अच्छी नहीं लग रही है, तो अच्छी नहीं लग रही है इसलिए नहीं पिएगा। ऐसे ही बच्चा थम सकिंग कर रहा है, अंगूठा चूस रहा है, तो क्या करना है, यहाँ मिर्ची लगाओ, नमक लगाओ, कड़वा टेस्ट लगा दो। अंगूठा चूसना पहले अच्छा लगता था, अब इस पे मिर्ची लगा दी, मुंह जल जाएगा मुंह में जाते ही है। कोई अंदर सूसू कर रहा है, हाँ, लो वोल्टेज बैटरी वाला एक करंट आता है, जैसे ही सूसू की एक बूंद आई, तो ये क्या है, जो चीज में अच्छे लग रहे थे अब अच्छा नहीं लगेगा, करंट लगेगा, धीरे धीरे आदत सुधरेगी, है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, डाइसल्फिराम, लो वोल्टेज करंट, ये सब। फिर आता मॉडलिंग करनी, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, यानी देख के सीखने का, देख के कोई बच्चे को दिखाना सिखाना है तो आप डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाओगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज नोन एज मॉडलिंग, करके दिखाओ, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करना है पेशेंट को, और पेशेंट आपको देख के सीखेगा, पेशेंट आपको देख के सीखेगा, देख के सीख रहा है कि नहीं बे? रेस्पॉन्स शेपिंग क्या होता है भैया, मेंटली रिटार्डेड बच्चे के रेस्पॉन्स को उसको मोटिवेट करना है, क्या करना है, मोटिवेट करना है। रेस्पॉन्स शेपिंग, जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चा चम्मच से खाने की कोशिश कर रहा था, मेंटल रिटार्डेड वाले क्या होता है, मेंटल रिटार्डेड जिसका आईक्यू 70 से कम हो उसको मेंटल रिटार्डेशन बोलता है, जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम हो उसको मेंटल रिटार्डेड बच्चा कहेंगे। और उस बच्चे में इंटेलिजेंस लेवल कम होता है, समझदारी नहीं होती, दिमाग नहीं होता, तो वो लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, बेसिक स्किल सब नहीं आते उसको, तो वो चम्मच से खाने की कोशिश कर रहा है, कुछ फैला रहा है, फिर भी एक चावल तो मुंह में जा रहा है, तो आपको मोटिवेट करना है, शाबाश शाबाश, ये रेस्पॉन्स शेपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पॉन्स शेपिंग कहलाता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी रामबाण थेरेपी है, बहुत सारे केसेस में यूज होती है, और इसको डोनाल्ड मैकीबम ने दी है। और यहाँ क्या करना है, एबनॉर्मल थॉट को सुधारना है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब है एबनॉर्मल थॉट को इंप्रूव करना है, और एबनॉर्मल थॉट जब सुधर जाएगी तो पेशेंट का बिहेवियर अपने आप सुधर जाएगा, बिहेवियर सुधर जाएगा। तो एबनॉर्मल थिंकिंग को चेंज कराना सिखाना है। और इसके 3 चीज देखने को मिलती है, कॉग्निशन, कॉनेशन, अफेक्शन। और कॉग्निशन का मतलब होता है थॉट, वही कॉनेशन का मतलब होता है एक्टिविटी, और अफेक्शन का मतलब होता है इमोशन। जब थॉट सुधर आएगी तो एक्टिविटी और इमोशन अपने आप सुधर जाएंगे, एक्टिविटी और इमोशन अपने आप सुधर जाएंगे। मिल्यू, मिल्यू क्या है, ये मिल्यू, मिल्यू इज नोन एज थेराप्यूटिक कम्युनिटी, इसको बोलते हैं हम थेराप्यूटिक कम्युनिटी, एनवायरमेंटल थेरेपी, थेराप्यूटिक कम्युनिटी, एनवायरमेंटल थेरेपी, थेराप्यूटिक कम्युनिटी या एनवायरमेंटल थेरेपी। इसमें एनवायरमेंट को मॉडिफाई करना है पेशेंट की नीड के अनुसार, सारा एनवायरमेंट पेशेंट की नीड पे फोकस होना चाहिए। और ये मैक्सवेल जॉन भैया ने दिया, किसने दिया? मैक्सवेल जॉन भैया ने। पेशेंट की जरूरत के अनुसार एनवायरमेंट को करना क्या कहलाता है? थेराप्यूटिक कम्युनिटी कहलाता है। लो जी, बताओ। हम्म, सीबीटी तुमको अभी चीख चीख के बताया था, साइको एनालिसिस क्या है? अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई चीजों को असेस करना और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना साइको एनालिसिस है ना। तो और क्या पूछा है? हाँ, क्या पूछा है? पता करो बे। लो, बताओ। Which therapy emphasize therapist client relationship as a key in promoting personal growth and healing? हुँ? अब हर चीज का आंसर सीपीटी थोड़ी होता है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है ये, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी क्या होती है? देखो, कार्ल्स रोजर ने दी है, और इसमें इंपॉर्टेंस यही है कि थेरेपिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप, एम्पैथी, जेन्युइननेस, सेल्फ एक्चुअलाइज करवाना है पेशेंट को।
तो पेशेंट के साथ रिलेशनशिप बेटर करके पेशेंट को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली फीलिंग लाना क्या कहलाता है? जिसमें भी थेरेपिस्ट और पेशेंट के रिलेशनशिप को ज्यादा फोकस दिया है वो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है। कौन सी थेरेपी है? ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। और कार्ल रोजर्स ने दी है। किसने दी है? कार्ल रोजर। लो अब बताओ, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स थेरेपी का ओसीडी के लिए यूज करते हैं, इसमें क्या है मामला? मेन प्राइमरी गोल क्या है? हम्म? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है? 3 नंबर ही है बिल्कुल। तो क्या है एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स? अभी बताया ना, हाथ लगाएंगे, धोने नहीं देना है। अरे टच करना है, धोने नहीं देना है, तो यही करना है। प्रिवेंटिंग कंपल्सिव बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू ऑब्सेशन थॉट। हाथ धोने का विचार आएगा पर धोना नहीं है, धोना नहीं है। ये थेरेपी ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी कहलाता है। ये क्वेश्चन शायद पिछले नॉर्थ सेट या किसी एग्जाम में आया था। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए कौन सी थेरेपी ऑफ चॉइस कहलाती है? तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करना है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अच्छा बच्चा अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना, रीइंफोर्स करना है। तो इसमें मेनली क्या है? ब्रेकिंग डाउन स्किल इनटू स्मॉलर स्टेप एंड रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर। छोटे छोटे काम देने हैं जिससे बच्चा उसको पूरा परफॉर्म कर पाए, और परफॉर्म करने पे उसको आप मोटिवेट करो, आप उसको मोटिवेट करो। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी ऑफ चॉइस फॉर ऑटिज्म कहलाता है, याद रखना है। ये बताओ भैया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब होता है वो ट्रॉमेटिक हादसा जिसकी यादें बार बार आप वापस आ रही हो, जिसकी यादें बार बार वापस आ रही हो और उससे आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। तो कॉग्निटिव देंगे कि एक्सपोजर थेरेपी देंगे कि ईएमडीआर देंगे कि ऑल ऑफ द अबव देंगे? तो सारी देंगे बे। है? क्यों? एक्सपोजर में करना है ना, रेस्पॉन्ड नहीं, डरने नहीं देना है, पेशेंट को बैठा के बताना है। ये एक्सपोज रियलिटी वाला एक्सपोज नहीं, पेशेंट को बैठा के रियलाइज करवाना है कि ये बातें कई बार जमाने की बात हो गई। अब आप जो इमेजिन कर रहे हो कि अब आप इमेजिन करो ये डर रहे हो, वो आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर रामलाल को रियलाइज कराना है कि भाई ये गए जमाने की बात है, अब उसकी शादी भी हो गई है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, खतरा टल गया है, खतरा टल गया है। ईएमडीआर ये क्या है? आई से डिसेंसिटाइजेशन है। इसमें पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं और बताते हैं और रियलाइज करवाते हैं। यही सेम ग्लेबुलर टैपिंग से, जागो प्यारे मोहन, कोई खतरा नहीं है, पुरानी बात थी। या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से फोकस करा सकते हो, ग्लेबुलर टैपिंग करा सकते हो। तो आप सिर्फ ईएमडीआर प्रोसीजर किसके लिए यूज करते हैं ये जरूर याद रखना है। फिर आता है आपका, ये बताओ चलो, टाइप ऑफ थेरेपी फोकस ऑन टीचिंग इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है मेंटल रिटार्डेशन, नया नाम है मेंटल रिटार्डेशन का, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसको कौन सी थेरेपी देते हैं? मेंटली रिटार्डेड है, दिमाग ही नहीं है ना, थोड़ी सुधार पाएगा। दिमाग है ही नहीं ना, आईक्यू ही नहीं है ना भाई। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, छोटे छोटे टास्क और मोटिवेट करना है, छोटे छोटे टास्क और मोटिवेट करना है। तो सीधा याद रखना कि चाइल्डहुड बिहेवियर प्रॉब्लम लाइक ऑटिज्म, एडीएचडी और मेंटल रिटार्डेशन में कॉमनली थेरेपी कौन सी है? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है। मिल जाएगी मंजिल, तुम्हें मिल जाएगी, ख्वाब पे अड़े हैं तुमको मिलेगी। अब आता है भैया ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें हम देखेंगे क्या? डिलीरियम एंड डिमेंशिया। क्या देखेंगे? डिलीरियम एंड डिमेंशिया। मेन चीज ऑर्गेनिक का मतलब है कुछ ना कुछ ब्रेन में लोचा है, पैथोलॉजिकल कॉज है, पैथोलॉजिकल कॉज। वो सारे कॉज जो ब्रेन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हो, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे इंजरी हो, चाहे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, है? वो सारे फैक्टर, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक, डिजेनरेटिव चेंजेस, वो सारे फैक्टर जिससे ब्रेन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही हो उसको ऑर्गेनिक मेंटल फंक्शन कहते हैं। और उसमें मेन 3 चीज देखने को मिलेंगे, डिलीरियम, डिमेंशिया और एमनिस्टिक। डिलीरियम, डिमेंशिया और एमनिस्टिक।
डिलीरियम डिमेंशिया एमनिस्टिक। चलो, डिलीरियम क्या है? एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, मेन फीचर क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको मेंटल फॉगिंग कहते हैं। ये याद रखना, ये कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है और ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। चारों पॉइंट याद रखना है, बहुत जरूरी। एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, जिसमें पेशेंट को क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। कॉन्शियसनेस जब चेंज आएगा तो अटेंशन, कॉग्निशन एंड परसेप्शन सब डिस्टर्ब होगा। और इसमें और क्या देखने को मिलेगा? मेन फीचर जो याद रखना है वो है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कोई पूछे डिलीरियम किसका डिसऑर्डर है, तो डिलीरियम किसका है? कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर कौन सा है? तो वो भी डिलीरियम है। इसके अलावा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स कह सकते हो। तो पास हिस्ट्री हुई हो, हॉस्पिटल में है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो, सेंसरी डिप्राइवेशन एक बहुत बड़ा कॉज होता है। सेंसरी डिप्राइवेशन का मतलब है किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब किसी को दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब अवेयरनेस नहीं है ना। अरे कोई आंखों से देख नहीं पा रहा तो उसको क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है साइड में? अवेयरनेस नहीं रहेगी ना कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह हूँ, उसको दिख नहीं रहा है, तो भी पेशेंट डिलीरियम में जा सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव या आईसीयू में पेशेंट, ओटी के बाद पेशेंट सेडेशन में होता है, आईसीयू में ओटी में सेडेशन दिया, यानी कि बेहोश किया करके ऑपरेशन किया है ना, अब वापस होश में आया पर फुल्ली नहीं आया है। फुल्ली नहीं आया मतलब अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। तो जब अवेयरनेस नहीं है तो डिलीरियम है। इसके अलावा अल्कोहल में हो सकता है, जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है और डोपामिन का लेवल इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा और कॉज ये सारे बहुत सारे हैं, मेडिकल कंडीशंस, विटामिन डेफिशिएंसी, सब्सटेंस यूज, मल्टीपल मेडिकेशंस, बहुत सारी दवाइयां, और एक होता है ब्लैक पैच डिलीरियम। ब्लैक पैच डिलीरियम का मतलब क्या है? ब्लैक पैच का मतलब कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद आंखों पे काली पट्टी लगा दी जाती है, और जब काली पट्टी लगा दी तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब अवेयरनेस डिक्रीज है, कॉन्शियसनेस फुल नहीं है। तो कॉन्शियसनेस फुल नहीं है, वही तो डिलीरियम है। तो ब्लैक पैच डिलीरियम सीन आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, इतना याद रखना है। ब्लैक पैच डिलीरियम सीन आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, सीन आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। वह कौन है बे? सर क्या कुछ नहीं हो रहा? क्या कुछ नहीं हो रहा है? किसको कुछ क्या करवाना क्या चाहते हो? ऐसे ही होगा भाई। हाँ, इसके अलावा जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया तुमने, एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होगा, डोपामिन का लेवल इंक्रीज होगा, और जो ब्रेन का मेन पार्ट होता है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, जो अराउजल के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है? हमारे अराउजल स्टेट अवेयरनेस के लिए जगाए रखना, अराउजल का मतलब है जगाए रखना, अराउज्ड रखना, अराउज स्टेट अलर्ट रखने का काम करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, और ये पार्ट इन्वॉल्व रहता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो डिलीरियम होने के चांस है। एक होता है फ्लोसिलेशन, जिसको कार्पोलोगिया बोलते हैं, फ्लोसिलेशन और कार्पोलोगिया, जिसका मतलब है एमलेस पिकिंग ऑफ बेड क्लोथ्स, एमलेस पिकिंग ऑफ बेड क्लोथ्स। बेड पे लेटा लेटा डिलीरियम वाला कंफ्यूज होता है और वो फील करके पता लगाना चाहता है कहाँ हूँ, ये चीज क्या है। जब फुल कॉन्शियस नहीं है तो चद्दर पकड़ता है, साइड रेल पकड़ता है, आप पास गए तो आपका हाथ पकड़ के फील करने की कोशिश करता है कि ये है क्या, कहाँ हूँ, क्या है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोसिलेशन या कार्पोलोगिया बोलते हैं। दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल डिलीरियम। यहाँ पेशेंट को ऐसा लगता है वो अभी भी काम पे है, यहाँ पेशेंट को ऐसा लगता है वो अभी भी काम पे है। कोई दर्जी है, टेलर है, वो अभी हॉस्पिटल बेड पे लेटा लेटा मांग रहा है कपड़ा, कैंची, कपड़ा, कैंची, कपड़ा लाओ, कैंची लाओ, है। ये ऑक्यूपेशनल डिलीरियम है कि पेशेंट while lying on the hospital bed still believes that he is or she is on his or her job, and he may ask job related articles, job related articles। A tailor may ask you cloth or scissor, cloth or scissor। तो ये याद रखना है ऑक्यूपेशनल डिलीरियम। फिर आता है भैया डायग्नोस कैसे करेगा? तो डायग्नोस करने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस और मिनी मेंटल स्टेटस। और ये कंफ्यूजन असेसमेंट स्केल है, कंफ्यूजन असेसमेंट स्केल, कैम स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम स्केल। मैनेजमेंट करने के लिए अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि डिलीरियम कोई ऐसे अकेली कंडीशन, इंडिपेंडेंट कंडीशन नहीं है, मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड है। कॉज क्या है, कारण क्या है, उसको ढूंढो और उसको ट्रीट करो। कारण क्या है? इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ट्रीट करो। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हुआ है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, तो उनको ट्रीट करो। कॉज को ट्रीट करना है, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई सेंसरी डिप्राइवेशन है, तो किसी को दिखाई कम दे रहा है, किसी को सुनाई कम दे रहा है, तो आंख और कान के चश्मे लगाओ।
आंख और कान के चश्मे लगाओ। अब कोई कहेगा कान के चश्मे कैसे लगेगा, वही बोला तुमने। हाँ, एडिक्वेट हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पेन मैनेजमेंट रखना है, यूटीआई से प्रिवेंट करना है। इसके अलावा नाइट में अननेसेसरी एक्टिविटी से अवॉइड करना होगा और नॉइज मिनिमाइज करना है। लो स्टिमुलाई एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। क्या करना है? लो स्टिमुलाई एनवायरनमेंट, बार बार रीओरिएंट करने रहना है। जबरदस्ती फालतू की दवाइयां नहीं देनी है, क्योंकि पहले से कंफ्यूज है और कंफ्यूज हो जाएगा, तो जबरदस्ती दवाइयां भी नहीं देंगे। इसके अलावा साइकोटिक फीचर हो रहा हो तो हेलोपेरिडोल दे सकते हो। हेलोपेरिडोल्स ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक कहलाती है। और सेकंड जनरेशन में ओलेंजापाइन दे सकते हो, रेस्पेरिडोन दे सकते हो। और सारी चीजें स्लो रखनी है, स्टार्ट स्लो गो स्लो। स्लो का मतलब क्या है? हर चीज इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे देना है, लो वॉल्यूम नॉइस होनी है, लो स्टिमुलाई होना है, मेडिकेशंस भी लो डोज पे देनी है, हर चीज कम रखनी है, हर चीज कम रखनी है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम है अगर तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो बेंजोडाइजिपिन है। कौन सी है? बेंजोडाइजिपिन। अल्कोहल विड्रॉवल डिलीरियम है तो बेंजोडाइजिपिन है। और बेंजोडाइजिपिन के एग्जांपल क्या है? क्लोरडाइजॉक्सीपॉइड, लोराजिपाम, डाइजिपाम, ये सब बेंजोडाइजिपिन ड्रग ग्रुप की ड्रग्स है। इसके अलावा एक हेल्प प्रोग्राम होता है। हेल्प प्रोग्राम क्या है? ये डिलीरियम को प्रिवेंट करने का नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स है, जिसमें हॉस्पिटल एल्डरली लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम है, हॉस्पिटल एल्डर लाइफ प्रोग्राम है। इसमें क्या करना है? मल्टीपल अप्रोच अप्लाई करते हुए पेशेंट को डिलीरियम से प्रिवेंट करना है। तो क्वेश्चन आया हुआ है हेल्थ प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, तो याद रखना है डिलीरियम प्रिवेंशन प्रोग्राम है। क्या है ये? डिलीरियम प्रिवेंशन प्रोग्राम है। और इसमें करना क्या है? तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, छोटे मोटे काम ओरिएंट करो बार बार। बाबा जी तुम हॉस्पिटल में हो, दिन के 3 बजे हैं, शाम के हुए हैं 7, अब हो गई सुबह, मैं ये हूँ वो ये है, सब बताते रहने का है। इसके अलावा हाइड्रेशन न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, एडिक्वेट स्लीप को प्रमोट करना है और सर्जरी के बाद अर्ली मोबिलाइज कराना है। सर्जरी के बाद अर्ली एम्बुलेशन कराना है, मोबिलाइज कराना है पेशेंट को, ताकि निमोनिया ना हो, है ना। इसके अलावा हियरिंग और विजुअल एड्स, कान के और आंख के चश्मे लगवाने हैं अगर किसी को सेंसरी डिप्राइवेशन है तो। वरना सेंसरी डिप्राइवेशन में अगर मान लो कानों से सुनाई नहीं दे रहा तो लोग क्या बोल रहे हैं उसको पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो अवेयर नहीं रहेगा। और आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दिखाना जरूरी है। तो ये सब फैक्टर्स काम करेंगे, ये सब फैक्टर्स काम करेंगे। आज रास्ता बना लिया, बन गया, रास्ता बन गया है। आप देखें डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया इज प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट। वही याद रखना है, डिलीरियम एक्यूट सडन डेवलप होने वाला डिसऑर्डर, वही डिमेंशिया इज क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिवली स्लो डेवलप होने वाला। जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी मेमोरी काम नहीं करेगी, ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, जिसके कारण मेन सिम्टम मेमोरी डिस्टर्बेंस होगा, साथ में बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे। इसकी जो प्रेवलेंस रेट है 5% रहती है 65 साल तक, और ये 85 तक आते आते 20 से 40% हो जाती है। तो देख रहे हो 85 साल के भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है, 20 से 40% चांस है कि डिमेंशिया होगा, डिमेंशिया हो सकता है। और डिमेंशिया से बचना है तो दिमाग की कसरत करनी पड़ती है। जैसे बॉडी को फिट रखना हो तो रोज कसरत करते हो, वैसे ही दिमाग को फिट रखना है। डिमेंशिया से बचना है तो ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ब्रेन चैलेंजिंग एक्सरसाइज। क्या होती है ब्रेन चैलेंजिंग एक्सरसाइज? दिमाग को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, चेस खेलोगे, सुडोकू खेलोगे, जितने ज्यादा पजल सॉल्व करोगे, हैं, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो वो गेम खेलो, पजल सॉल्व करो, मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जोड़ बाकी गुणा भाग करो। दिमाग की कसरत यही है। दिमाग से कोई डंबल नहीं उठवाने हैं दिमाग की कसरत है मतलब दिमाग को चैलेंज करो, जिसमें दिमाग लगे, दिमाग पे जोर डालना पड़े, वो काम करो जिससे दिमाग तेज होता है। इसके अलावा कारण देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ब्रेन की पेरेन्काइमा की डिजीज, लाइक ये सारी डिजीज डिजेनरेटिव चेंजेस वाली डिजीज है। अल्जाइमर मोस्ट कॉमन है। अल्जाइमर में क्या होगा? ओल्ड एज में डिजेनरेशन होगा, साथ में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होगा। ध्यान से सुनते रहो, क्या होगा? ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा। पिक्स डिजीज क्या है? पिक्स डिजीज फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब का डिजेनरेशन हो जाएगा। बुढ़ापे के कारण फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब का डिजेनरेशन होगा। पार्किंसन डिजीज में डोपामिन का लेवल ब्लीड होने लगेगी, जैसे स्ट्रोक जैसे सिम्टम आ जाएंगे। तो ये मल्टी